हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से जब किया जाता है तो इसका मंड का रंग कैसा होता है? काला नीला हो जाता है। अगला क्या है? प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है तो प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। और प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाए तो प्रोटीन का रंग कैसा होता है? बैंगनी हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदान, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है। विटामिन ए किसके लिए अति महत्वपूर्ण है? त्वचा और आँख के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन डी क्या है? अस्थि और दांत के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। हड्डी और दांत के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन सी क्या होता है? रोगों घाव के प्रति सुरक्षा करते हैं। अगर रोग या उसको भरने के लिए रोग हो गया, घाव हो गया, उसको भरने के लिए कहते हैं विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। अगर भोजन हम पकाते हैं तो उसमें क्या होता है? कौन विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है। गर्म करने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। छठा कहना, रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुन, अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? साबुन, अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है यह कोमल पदार्थ कहलाता है। जिसे आसानी से खरोचा जा सकता है वो क्या? कोमल पदार्थ कहलाता है। उसी के उल्टा जिसे आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। जो आसानी से खुरचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाता है, और जो आसानी से नहीं खुरचा जाता कहता है कठोर पदार्थ कहलाता है। 8 नंबर क्या है? कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कांच, जल तथा कुछ प्लास्टिक। कांच से पूरा पारदर्शी पदार्थ होता है। जल से वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ जो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। 9 नंबर क्या है? कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। कपास की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो पौधे के फूल से होती है। ये पूछता है कपास की प्राप्ति कहाँ से? पौधे के फूल से होता है। 10 नंबर क्या है? सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अगर पूछेगा सूखे पौधे के डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे गेहूँ जब पक जाता है तो उसको अलग करने के लिए क्या? थ्रेसिंग करते हैं। 11 नंबर क्या है? अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। अनाज को भूसी से अलग करना क्या? निष्पावन कहलाता है। अनाज को भूसी से अलग करना निष्पावन कहलाता है। 12 क्या है? मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन करते हैं और ऊपर भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। क्या? निस्तारण कहलाता है। अंदर जो बैठ गया उसको अवसादन और ऊपर को निस्तारण कहलाता है। 13 नंबर क्या है? छानने की प्रक्रिया
निस्यंदन कहलाता है। निस्यंदन कहलाता है। छानने की प्रक्रिया क्या कहता है? निस्यंदन कहलाता है। चौदह क्या है? कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है वह क्या कहलाता है? विसर्पी लता कहलाता है। विसर्पी लता कहलाता है। 15 क्या है? पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। पत्ते का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पर्णवृत्त कहलाता है। 16 क्या है? पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 17 क्या? समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होती है। क्या कहता है? समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होती है। रेशेदार किसका जड़ होता है? तो विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे का रेशेदार जड़ होता है तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ होते हैं। अगला 18 क्या है? धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। कौन? धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। 19 क्या है? अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियाएं संयुक्त रूप से कार्य करता है। अस्थि को हड्डी को गति प्रदान करने के लिए कौन? दो पेशियाएं संयुक्त रूप से कार्य करता है। जिसमें पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। कौन? पक्षी का पंख। अगला क्या है? 21 केचुए चलते तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुख का उपयोग करते हैं। केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुख का उपयोग करते हैं। 22 में क्या? घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंघा क्या है? पेशीय पाद की सहायता से चलता है घोंघा। 23 में कहते मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूल शुष्क होता है। क्या कर रहा है? मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूल पताल और मल शुष्क होता है। अच्छा, ये कह रहा है अगर जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर पानी की कमी से मूल क्या होता है? मल होता है। जो पेशाब होता है जो पतला होता है और मल शुष्क होता है। जो लैट्रिन जो करता है ना वो काला होता है पानी के वजह से। 24 नंबर क्या है? मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। मछलियों का शरीर किसे? चिकने सल्कों से ढका होता है। 25 नंबर क्या है? मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सामान्यतः तने में होता है। तना में होता है प्रकाश संश्लेषण। 26 में केचुआ त्वचा से सांस लेता है। केचुआ किसे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। कौन? केचुआ। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फिन का उपयोग होता है। युद्ध में धुएं के रूप में किसका उपयोग होता है? PH3 जिसे फॉस्फिन कहते हैं। PH3 जिसे फॉस्फिन कहते हैं। 28 कहते हैं पौधे में श्वसन की प्रक्रिया
दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ दिन में होता है। सूर्य के प्रकाश निकलता है तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। 29 ने क्या, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। जंतु समान संतान कैसे उत्पन्न करता है? प्रजनन के द्वारा। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरू कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरू कहाँ? मिस्र में हुआ था। हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया सबसे शुरू कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था, हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया। 31 नंबर क्या है? मीटरी पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। मीट्रिक पद्धति का शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। कितना में? 1790 ईस्वी में। घड़ी के सेकेंड के सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। घड़ी के सेकेंड के सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। तैतीस नंबर क्या है? एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। जैसे में झूला होता है ना, जो या पेंडुलम कर लेते हैं, तो इसे जो एक ही पाथ पर घूमता रहता है, ये क्या होता है? दोहरी गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में जो घूमता है ना, उसे दोहरी गति आवर्ती गति का उदाहरण है, दोहराता रहता है जो। 34 नंबर क्या? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त पिंड कहलाता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। दीप्त पिंड कहलाता है। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व होता है। पिन होल कैमरा से बना छवि क्या वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं पार्श्व होता है। जो कैमरा से छवि बनता है वो वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व होता है। अगला क्या है? विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होता है। ये क्या कर रहा है? विद्युत धारा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो विद्युत धारा के प्लस से माइनस की ओर जाएगा थी विद्युत धारा जाएगा प्लस से माइनस की ओर, लेकिन माइनस से प्लस की ओर क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन से जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर जाता है। और धारा करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है। प्लस से माइनस की ओर क्या जाता है? धारा जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है। 37 में कहते हैं स्विच एक सरल युक्ति है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू बंद करने के लिए किया जाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका प्रयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। 38 में कहता है फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। फिलामेंट में किस धातु का उपयोग होता है? टंगस्टन धातु का पतले तार का उपयोग किया जाता है फिलामेंट में। 39 में कहता है मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले कहाँ? मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। अगला क्या है? 40 नंबर। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। 41 क्या है? चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। 42 क्या है? चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को
रगड़ने की दिशा चार्ज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चार्ज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। 43 में क्या, चुंबक को गर्म हथौड़े से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। और चुंबक को गर्म करके हथौड़ा से चोट मारे तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 44 नंबर कहता है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। 45 में क्या है, नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। श्लेष्मा कार्य होता है धूल कणों को अंदर जाने से रोकना और नाक के बाल के। 46 में कहता है जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में वायु क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 47 में कहते हैं गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। 48 क्या है, O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन। 39 नंबर क्या है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और उपयोग किया जाता है उसे क्या होता है, पोषण कहते हैं। 50 क्या है, पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। पत्तियों को पौधे का क्या होता है, खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं पत्तियों के। 51 नंबर क्या है, केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य जो चिपचिपा पदार्थ होता है लाइक वही जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। 52 नंबर क्या है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक क्या होता है, पहुंचता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। अगला क्या है, पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। पौधा क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। नाइट्रेट के रूप में उपयोग करता है नाइट्रोजन को पौधा। कीटभक्षी पादप वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्रयू घटपर्णी। कीटभक्षी पादप कौन है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू घटपर्णी है, घटपर्णी। 55 क्या है, कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। कवक कहाँ उगता है, नमी जहाँ रहेगा और उष्ण कटिबंधीय जहाँ रहेगा वहाँ उस स्थल पर कवक उगता है, जहाँ जिसे काई बोलते हैं, है ना, शैवाल। 56 नंबर क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित या टूटना विखंडन तथा वह प्रक्रम पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगर जटिल पदार्थ बड़े पदार्थ को सरल टुकड़ा में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देते हैं, विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। क्या, पाचन कहलाता है। 57 कहते हैं मधुमक्खी एवं नभर पक्षी
जो हमिंग बर्ड कहलाता है, नभर पक्षी जो हमिंग बर्ड कहलाता है, पौधे के मकरंद से भोजन को प्राप्त करता है। मधुमक्खी एवं नभर पक्षी जैसे हिम हमिंग बर्ड पौधे के मकरंद से भोजन प्राप्त करता है। हमिंग बर्ड है जो पौधे के मकरंद से भोजन प्राप्त करता है। 58 क्या है? मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से प्राप्त करता है और भोजन भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। क्या? मकरंद से भोजन भी किससे? मकरंद से ही प्राप्त करता है। मधुमक्खी भी भोजन भी क्या होता है? भोजन भी मकरंद से प्राप्त करता है और शहद भी मकरंद से प्राप्त करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से निकाल कर ग्रहण करता है। कौन? स्टारफिश। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से निकाल कर ग्रहण करता है। 60 नंबर क्या? लार रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मंड को शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? तो लार रस परिवर्तित करता है। लार रस शर्करा को मंड में परिवर्तित करता है। मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मंड को शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? लार रस परिवर्तित करता है। 61 क्या है? आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होता है। आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होता है। किस झिल्ली के द्वारा होता है? आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा किस झिल्ली के द्वारा होता है? श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होता है। 62 नंबर क्या है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। क्या है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अगला क्या है? तिरसठ प्रथम बार ब्यूमंड ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। प्रथम बार ब्यूमंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होता है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम रसांकुर अथवा विल्ली कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होता है। अंगुली के समान क्या होता है? संरचना होता है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इससे दीर्घरोम या रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं। रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं। 65 नंबर क्या है? अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण किसके? रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। 66 नंबर क्वेश्चन अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित पदार्थ को
जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है। शाकाहारी के आमाशय में क्या होता है? रुमेन होता है, जो चार चेंबर में बटा होता है। कितने? 4 चेंबर में बटा होता है। वह जो 4 चेंबर में बटा होता है, यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। शाकाहारी के आमाशय में क्या होता है? रुमेन होता है। शाकाहारी के आमाशय में क्या होता है? रुमेन होता है, जो 4 चेंबर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। रुमेन जो भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है, रुमेन। अगला क्या है? अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। हमेशा क्या है? अमीबा क्या है? जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पदाव या कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा के चलने वाला जो भाग होता है उसे पदाव या कृत्रिम पाँव कहते हैं। अमीबा जिसे चलता है उसे क्या होता है? पदाव या कृत्रिम पाँव कहते हैं। कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन क्या होता है? खाद्यधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। खाद्यधानी के द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है अमीबा। 70 नंबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से? मुख से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय से शुरू होता है। और वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। आमाशय का पाचन छोटी आंत से, वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है। और वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। आमाशय का पाचन, वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। प्रोटीन का आमाशय से और कार्बोहाइड्रेट का मुख से शुरू होता है। अगला क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस या 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस या 94 टू 108 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। थर्मामीटर क्या होता है? सही माप के लिए किसका? ऊर्ध्वाधर। इतना मतलब क्या? खड़ी लाइन में रखा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, चालन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, चालन कहलाता है। गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होता है, वो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। ये क्या कर रहा है? अणुओं के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है और अणुओं के द्वारा गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है। ऊष्मा का हस्तांतरण चालन कहलाता है और गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। अगला क्या है? एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। एसिड शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। एसिडस से हुई है। अगला क्या है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल,
गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक हैं। मिथाइल मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन फेनोप्थिलीन इत्यादि कृत्रिम सूचक हैं। कृत्रिम सूचक कौन है? मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ कहते हैं प्राकृतिक सूचक हैं। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। लिटमस पत्र की प्राप्ति कहाँ से किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है? अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। एक आसन होता है फिनोप्थिलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता। फिनोप्थिलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता तथा क्षार में गुलाबी कर देता है, तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। फिनोप्थिलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। कौन? फिनोप्थिलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। अगला क्या है? गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी जैसे मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। क्षार को क्या? हरा कर देता है। 83 में क्या? हल्दी अम्ल को नीला पीला, हल्दी क्या होता है? अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अथवा लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। हल्दी क्या होता है? अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अथवा लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। कौन? हल्दी। कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या था? ऊष्मा निकलता है। कैलेमाइन कैलेमाइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। कैलेमाइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। 86 नंबर कहते हैं वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसमें पुनः मूल घटकों में नहीं लिया जा सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का इसका परिभाषा क्या है? वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसमें पुनः मूल घटकों में नहीं लिया जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे में दूध से दही बनना, वह क्या था? रासायनिक परिवर्तन। दूध से अगर दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। क्या था? रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अथवा जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल या जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। 86 कहते हैं लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को क्या होता है? बढ़ा देता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ा देता है। 89 नंबर क्या? ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है।
ईस्ट ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल में तथा CO2 में चेंज करता है। ईस्ट होता है जो वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में चेंज करता है। इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। सुक्रोज को अगर हम ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को ईस्ट जो वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। क्या किण्वन कहलाता है। 90 नंबर क्या है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना अच्छवसन कहलाता है। अच्छवसन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना श्वसन कहलाता है। श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना अच्छवसन कहलाता है। अच्छवसन कहलाता है। अगला क्या है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अंतःश्वसन की ओर पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। अगर अंदर की ओर सांस ले रहे हैं तो पसलियाँ ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करता है। पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करता है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। डायफ्राम का नीचे की ओर गति करता है अगर अंदर सांस ले रहे हैं तो। 92 क्या है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है। जैसे श्वास प्रणाली तथा वातक कहलाता है। श्वास प्रणाली तथा वातक कहलाता है। अगला क्या है। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय का कार्य करता है। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय का कार्य करता है। जो क्या होता है। गैस विनिमय का कार्य करता है। चरण में क्या है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। इथाइल अल्कोहल होता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना है जिसे क्या कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के थक्का बनने में पटिकाणु जिसे प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। अगर रक्त का थक्का बनने में किसका प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका होती है। अगला क्या है। रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। 98 क्या है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। धमनी से शिरा में
रक्त का स्थानांतर कोशिका द्वारा होता है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतर क्या होता है? कोशिका द्वारा होता है। अगला क्या है? हृदय स्पंद हार्ट बीट। हृदय स्पंद हार्ट बीट जिसे कहते हैं लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विषांति होता है। हार्ट बीट क्या होता है? लबडब करता है ना, वही होता है। लयबद्ध संकुचन लयबद्ध विषांति। लयबद्ध विषांति। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? हृदय स्पंदन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हृदय का स्पंदन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय का स्पंदन। 101 नंबर क्या है? मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट होता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है। 102 क्या है? पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। 103 नंबर क्या है? मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। मानव शरीर के होठ में क्या होता है? श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। मानव शरीर के होठ में क्या होता है? श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं। 104 क्या है? अधिकांश पादप में क्या है? अधिकांश पादप में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होते हैं। अधिकांश पादप में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। तना और पत्ती होता है कायिक अंग के रूप में। 105 क्या? पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पुष्प क्या है? पादप का मुख्य जनन अंग है। पुष्प क्या है? पादप का मुख्य जनन अंग है। 106 कहते हैं पत्ती के कक्ष से जो कलिका निकलता है। पत्ती के कक्ष से जो कलिका निकलता है यह विकसित होने पर कायिक कलिका कहलाता है। पत्ती के कक्ष से जो कलिका निकलता है यह विकसित होने पर कायिक कलिका कहलाता है। कायिक कलिकाएं कहलाते हैं। 107 कहते हैं डालिया डहेलिया होता है। डालिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधा का उत्पादन करता है। डहेलिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। डालिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मांस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 109 क्या है? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे, एक लिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिंटूनिया उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। उभयलिंगी पौधा का उदाहरण कौन है? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे, एक लिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधे का उदाहरण है। उभयलिंगी पौधे का उदाहरण है। 110 क्या है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है।
111 क्या है? निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। निषेचित अंडा क्या होता है? युग्मज कहलाता है। तथा युग्मज जाइगोट, जैसे जाइगोट का विकास भ्रूण में होता है। युग्मज का इंग्लिश जाइगोट का विकास क्या होता है? भ्रूण में होता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। तो युग्मज का विकास भ्रूण में होता है। युग्मज का विकास कहाँ? तो भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है अंडाशय। 113 क्या है? पराग कणों का परागकोश, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। 114 क्या है? साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने? गैलीलियो ने किया। साधारण लोलक का अध्ययन गैलीलियो ने किया। 115 क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाती है। वो तार क्या होता है? तप्त हो जाती है। यह विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव कहलाता है। अगर कोई विद्युत तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाता है तो वह तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। वो क्या? गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। 116 कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने? जूल ने किया था। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने? जूल ने किया। 117 क्या है? रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। किसने? फैराडे ने किया रासायनिक प्रभाव की खोज। रासायनिक प्रभाव की खोज किसने? फैराडे ने किया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. अस्टड ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने? H.C. अस्टड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. अस्टड ने किया। अगला 118 क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 119 क्या होता है? केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 120 क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा अनुदिश गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। 121 क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। 122 क्या होता है? अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपर भाग पर तना की आकृति वितान कैनोपी कहलाता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपर भाग पर तना की आकृति वितान कहलाता है। क्या कहलाता है? वितान कहलाता है। अगला 123 क्या होता है? वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहलाता है। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहलाता है। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहलाता है। अगला क्या होता है? वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। 125 क्या होता है? विश्व जल दिवस
22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दर्शन घोषित किया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल दर्शन घोषित किया है। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं। अगला क्या है? हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होता है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या होता है? हैजा होता है, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस और पेचिस, यह जल प्रदूषण के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। अगला क्या है? 129। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी उपयोग करना चाहिए। 130 क्या है? भूजल के विभिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। भूजल के विभिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। 131 क्या होता है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। 132 क्या है? खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता वृद्धि होती है। क्या होता है? खाद के अगर उपयोग करते हैं तो मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होता है? वृद्धि होता है। जल धारण करने की क्षमता वृद्धि होता है। 133 क्या होता है? फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया क्या होता है? निराई कहलाता है, जिसे गांव आमचल की भाषा में क्या होता है? कमैनी जिसे कहते हैं। 134 क्या होता है? हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। हार्वेस्टर एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। किसमें? फसलों को काटने में हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। 135 क्या? बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहता है? साइलो कहलाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। 136 क्या होता है? लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुर होती है। लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्या है?
अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड एक क्षय रोगी जीवाणु है। जबकि टाइफाइड क्या है? क्षय रोगी जीवाणु है। जबकि टाइफाइड क्या है? क्षय रोगी जीवाणु है। अगला क्या है? क्लोमाइडोमोनास और एस्पाइरोगाइरा शैवाल हैं, जबकि राइजोपस कवक है। क्लोरोमाइडोमोनास और एस्पाइरोगाइरा शैवाल हैं, जबकि राइजोपस क्या होता है? कवक है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। 140 क्या है? सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया था। पेनिसिलिन किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किससे बचाव होने के लिए? तो कवक से। जीवाणु रोगी से बचाव हेतु कवक से सर्वप्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया था। 141 क्या होता है? सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए 1798 में टीका का खोज किया। चेचक के टीका के लिए एडवर्ड जेनर ने 1798 में टीका की खोज किया। किसने? एडवर्ड जेनर ने। टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। 142 का एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। एडिज मच्छर क्या होता है? डेंगू रोग का वाहक है। अगला क्या? मादा एनोफ्लिज मलेरिया रोग का वाहक है। मादा एनोफ्लिज मच्छर क्या होता है? मलेरिया रोग का वाहक है। 144 कितना? रॉबर्ट कोच ने 1875 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। रॉबर्ट कोच ने 1875 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? तो एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। किसने खोजा? तो रॉबर्ट कोच ने 1875 में खोजा था। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला क्या? गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक से होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। 147 क्या होता है? भिंडी में पित्त रोग वायरस से होता है। भिंडी में पित्त रोग वायरस से होता है। भिंडी में पित्त रोग वायरस से होता है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उपयोग किया जाता है। 139 नंबर क्या है? 149 नंबर खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम बाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोइक तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है।
150 नंबर क्या था, जैम, जेली एवं स्क्वैश स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, जेली तथा स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। 151 क्या है, विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुण करते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। अगला क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। अगला क्या है, सूर्य प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अगला, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म कोयला का उपयोग होता है। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म कोयला का उपयोग किया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनिक कहते हैं। कोयले में परिवर्तन हो क्या होता है, कार्बनिक कहते हैं। अगला क्या है, कोक, कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। 157 कहता है, कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त होता है। किससे, कोलतार से प्राप्त होता है। 158 क्या है, कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। किसका, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है कोलतार के स्थान पर। अगला क्या है, पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाला गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहक में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाले गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहक में किया जाता है। डीजल का उपयोग कहता है भारी मोटर वाहक में उपयोग किया जाता है डीजल का उपयोग। पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं का है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में हुआ। पेंसिल्वेनिया। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में हुआ। 1859 में होता है। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ है 1859 में। पहला तेल कुआं अमेरिका में हुआ है 1859 में। अगला कहते हैं, पेट्रोलियम कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम या कोयला को काला सोना भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा
उष्मीय मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा गैस, द्रव्य, तब ठोस में होता है। सबसे ज़्यादा उष्मीय मान, सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप, ठोस, द्रव्य, गैस। सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस में होता है? गैस में होता है, द्रव्य में होता है, तब ठोस में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप ठोस में, तब द्रव्य में, तब गैस में होता है। मैग्नीशियम जल, मैग्नीशियम जल MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। मैग्नीशियम जल, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल प्लस मैग्नीशियम जल, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। मैग्नीशियम जल वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था पहले, लेकिन अब क्या हो गया? वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पोटेशियम क्लोरेट होता है, श्वेत फास्फोरस को हटा दिया गया, श्वेत फास्फोरस हटा दिया गया। 59 क्या है? जब माचिस के रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। माचिस के रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। ताप में वृद्धि रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस क्या होता है? श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने वाला कार्य आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। आग कैसे बुझता है? अगर आग बुझाना हो तो ईंधन को हटाएंगे ना, तो ईंधन का ताप कम करना होगा या कार्य वायु का प्रवहन काटना होगा। जो जलने वाला पदार्थ है उसको अलग कर देंगे तो वहाँ से आग बुझ जाएगा, और नहीं तो ईंधन के ताप को कम करना होगा, इससे आग बुझ जाएगा। सभी प्रकार के आग को बुझाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग क्या होता है? पहले बाहर होता है, सबसे बाहर भाग, तब गर्म, तब मध्य, तब आंतरिक रंग में क्या होता है? नीला, पीला, काला होता है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग क्या होता है? बाहर, मध्य, तब आंतरिक होता है। बाहर पहले होता है, तब मध्य होता है, तब आंतरिक होता है। रंग का बात किया जाए तो सबसे गर्म होता है नीला, पीला, तब काला होता है। सबसे गर्म भाग नीला, पीला, तब काला होता है। ऊष्मीय मान का SI मात्रक किलो जूल या किलोग्राम होता है। किलो जूल या किलोग्राम होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। क्या? अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। 176 क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान ज्यादा तथा ज्वलन ताप
कम होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। ऊष्मा अधिक दे तथा ज्वलन ताप कम हो, कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। 177 क्या होता है? किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। अगर अग्निशामक उपयोग करेंगे तो अग्निशामक में होता है अम्ल क्षार होता है, जो ना अम्ल क्षार क्या होता है, त्वचा के लिए हानिकारक होता है, इसलिए कंबल से ढकना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग गया तो उसे कंबल से ढकना चाहिए। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास अथवा अन्य कार्य का होना। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास अथवा अन्य कार्यों का होना होता है। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी क्या होता है, कमी आ रही है। अगला क्या है? वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वन जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। 182 कहते हैं, जहाँ वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। जहाँ सुरक्षित वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्त प्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को रखा जाता है। 184 क्या होता है? प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। प्रवासी अगर कहीं भोजन ना मिल रहा तो वहाँ से दूसरे जगह जाने के तो प्रवासी कहलाता है ना। 185 क्या होता है? प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। 186 के जनन कोशिका में उपस्थित XY और XX गुणसूत्र का आकार X बड़ा होता है Y से, X बड़ा Y होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। 188 कहता है, प्रखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। प्रखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। निषेचन